हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टिल इन्फिनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रथम चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी बहुत ही अहम हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कागज जलाना यह तो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना भी। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर पानी बनाते हैं और पानी से पुनः बर्फ़ बनाया जा सकता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। दूसरा नंबर, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, मोमबत्ती के जलने में दो चीज़ें होती है। पहला तो मोम पिघलती है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और मोम के अंदर जो बाती होती है उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार मोमबत्ती का जलना दोनों ही परिवर्तन का उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों का उदाहरण है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में स्टेट चेंज होता है, अवस्था में परिवर्तन होती है। कोई चीज़ ठोस से द्रव, द्रव से गैस हो जाता है। रंग और तापमान में भी परिवर्तन होता है, गैस भी निकलता है। एक चीज़ है जो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता है, वो है उत्पाद और अभिकारक के गुण कभी भी समान नहीं होंगे। यह हमेशा भिन्न भिन्न होंगे यानी अलग होंगे। उत्पाद और अभिकारक के गुण कब समान होते हैं, जब वह भौतिक परिवर्तन हो। अगला सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इन्हें हम लोग अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 5 नंबर है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो पहला वाला तो संतुलित है। दूसरा जरा देखते हैं, यहाँ पोटेशियम के 2 परमाणु, यहाँ भी 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के 6, इधर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु, यह भी संतुलित है। इधर देखिए हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2। तो ऊपर वाले तीनों ही संतुलित जो है वो है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए आयरन के 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का सिर्फ 1 परमाणु, अतः यह संतुलित नहीं है। अगला पर आते हैं हम लोग। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाते हैं। लेकिन जरा यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो यह तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना जा रहे हैं, ये भी संयोजन, ये भी संयोजन। तो यहाँ एक भी अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे पूछा कौन नहीं है, तो तीनों का तीनों नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पर है वो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आयरन सल्फेट टूट करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यह तो वियोजित हो रही है, विखंडित हो रही है, अपघटित हो रही है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यह भी वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन ये जो है सी नंबर, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, क्योंकि देखो ना 2 अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नया बना रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है।
तो देखिए पहला विस्थापन है, दूसरा भी विस्थापन अभिक्रिया है, तीसरा भी है, लेकिन ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है टी। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। तो लेकिन जब AU रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो AU अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तब तो ये AU कॉपर को हटा देता, लेकिन चूंकि AU कम रिएक्टिव है इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, AU ही रह जाएगा, यानी गोल्ड गोल्ड ही रह जाएगा और कॉपर सल्फेट ही रह जाएगा। इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमें देखना है। आप देख सकते हो ये जो है, ये अगर इसकी बात करें हम लोग तो यह है द्विविस्थापन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम लोग इसको देखें तो यह है संयोजन अभिक्रिया। ऐसे में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन का उदाहरण नहीं है, विस्थापन का उदाहरण है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 10वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, समझ लीजिए उष्माशोषी किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, जिसमें उष्मा लिया जाए। तो जरा हम लोग देखते हैं कि उष्माशोषी का उदाहरण इसमें से कौन है। तो सबसे पहला है यहाँ पर ये मीथेन। मीथेन जो है वह किसके साथ अभिक्रिया यहाँ पर कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन और जल। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तीसरा है कॉपर जो है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें उष्माशोषी कौन है, तो इसमें उष्माशोषी हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वो ज़्यादातर उष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो याद रखना बाबू, जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी यानी इसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा, और जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसको तो अभी बताए हैं उष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक कहते हैं। चलो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं। श्वसन एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो श्वसन एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नहीं, ये तो गलत है, ऑक्सीजन ऐसा अभिक्रिया, श्वसन एक अभिक्रिया नहीं है। उष्मा का क्षय होता है, ये भी सही नहीं है। श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन एक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है भाई? ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, हिंदी में याद होगा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन के अभाव में सब में ऊर्जा का उत्पादन होता था ना। अच्छा, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, हमने आपको 30 तक याद करवाया था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाता है, एक हो गया ह्रास, एक हो गया वृद्धि। तो याद रखना इसमें जो है उत्तर यानी जो ऑप्शंस है वो सही नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या दिखाएगा? तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या हाइड्रोजन की हानि या ह्रास या हटना। ठीक है, तो ऐसा तो ऑप्शन में चूंकि खाली ह्रास और वृद्धि लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसे नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और हमने आपको लिखने सिखाया था 2-6। इसकी संयोजकता बाबू रे कितनी हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा है जल के एक अणु में या जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात क्या है?
तो जरा देखो, जल ये है H2O, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1। तो चूंकि पहले कहा है हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन अणु 2, फिर ऑक्सीजन अणु तो 1, तो अनुपात हो जाएगा 2:1, बी नंबर सही। अगर यही कहता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तब 1:2 हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अणुओं का अनुपात क्या है? तो देखो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो इसमें नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन है 3, तो अनुपात हो जाएगा 1:3, ऑप्शन डी। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोगों को याद होगी कि जब भी जिंक रिएक्ट करता है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी H2SO4 से, तो क्या बना देता है बाबू रे? जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4। और कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला पूछा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 19 नंबर सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन या संयोजन। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन के बारे में कि श्वसन में किसका निर्माण होता है भाई? तो श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन हमसे यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है या क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से ये कैसा है? क्या ये ऊष्माक्षेपी है, यानी क्या ये एक्सोथर्मिक है, यानी क्या इसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है, या फिर ये इंडोथर्मिक है, क्या इसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है ये ऊष्माक्षेपी है, यानी एक्सोथर्मिक है। इसमें ऊष्मा रिलीज होगा, यानी ऊर्जा रिलीज होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन छोड़ देता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन नहीं बल्कि एकल विस्थापन का उदाहरण है। अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। उपचयन, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। जस्ट अ मिनट, उपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना जो है ना बाबू, ऑक्सीजन का जो जुड़ना है इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपचयन, ठीक है। और ऑक्सीजन के हटने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन और हिंदी में कहते हैं अपचयन, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो याद रखना है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। अलग अलग चीज़ों का रासायनिक सूत्र जरूर याद रखना है। जैसे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3(2), ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। दिया गया चिप्स को विकृत गंधिता। व्हाट इज़ विकृत गंधिता? हमने आपको बताया था पूरे डिटेल में विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी क्या है। तो हमने बताया था कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका जो गंध है वह दुर्गंध में तब्दील हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रह जाता है, और ये विकृत गंधिता है। इससे बचाने के लिए हम लोग चिप्स वगैरह को नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं। संक्षारण क्या है? धातु का चमकना है संक्षारण, या धातु का पिघलना, या धातु का जमना? नहीं, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, ठीक है, जंग लगने के कारण या कमज़ोर होने के कारण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया, संक्षारण, उदासीनीकरण, अपघटन? तो यह संक्षारण का उदाहरण है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसे याद रखिएगा। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3.XH2O, डॉट वहाँ इंटू के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगला है संक्षारण के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा संक्षारण यानी जंग वगैरह लगने के लिए 2 चीज़ें जरूरी है, ऑक्सीजन भी और नमी भी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। चांदी पर काली परत बनने का कारण है? तो याद रखिएगा जब चांदी यानी सिल्वर जो है, जब सिल्वर जो है वह
सल्फर से रिएक्ट करता है, सल्फर से रिएक्ट करता है तो वह सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना देता है और यही उस पर जंग लगने का कारण है। तो चांदी, जैसे लोहा जंग लगने के कारण लोहा पर जंग लगता है, वो आयरन ऑक्साइड है, ठीक उसी तरह से सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड का लेयर बनाता है Ag2S का, जिसके कारण चांदी का रंग जो है वह काला होने लगता है। तांबा, अब तांबा क्यों भाई हरा होने लगता है? तांबा को अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो वह हरा होने लगता है, तो वह हरा होता है कॉपर कार्बोनेट .CuOH2 के कारण, ठीक है। विकृत गंधता किससे संबंधित है? क्या धातु से, तेल एवं वसा से? तो यस, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ ही विकृत गंधता के शिकार होते हैं। विकृत गंधता के कारण भोजन में क्या होती है? तो भोजन में दुर्गंध आ जाती है। क्या आ जाता है? दुर्गंध आ जाता है विकृत गंधता के कारण भोजन में, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है विकृत गंधता का मुख्य कारण क्या है? तो विकृत गंधता का मुख्य कारण है क्या? ऑक्सीकरण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विकृत गंधता के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीकरण। चिप्स के पैकेट में तो ये तो खैर हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर रंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ग्रीस लगाना, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जिंक, ठीक है। जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। आप लोग साइकिल वगैरह पे भी देखते होंगे कि लोहे के साइकिल पे जो वो चमकीली परत रहती है वो जिंक की परत रहती है। संक्षारण में सबसे अधिक प्रभावित धातु कौन सी है? लोहा पर सबसे ज़्यादा संक्षारण होता है। जंग लगना एक क्या है भाई? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है जंग लगना? रासायनिक परिवर्तन है। अगला पूछ रहा है कि चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? तो अभी बताए हैं, सल्फर से अभिक्रिया के कारण। तांबे पर हरी परत क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग पैटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटिना। विकृत गंधता रोकने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो विकृत गंधता से रोकने के लिए हम लोग प्रतिऑक्सीकारक का यूज करते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ये ऐसे चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स ये वो चीज़ें हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, ठीक है। अब ये BHA क्या है? तो याद है हमने आपको क्लास में 2 केमिकल के बारे में बताया था। एक बताया था ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल, और दूसरा एक केमिकल के बारे में बताया था जो था ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, ठीक है। ये 2 केमिकल हमने बताया था। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है BHA और इसको शॉर्ट में कहा जाता है BHT। तो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाती है। तो यह एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक है। आगे का क्वेश्चन में है कि भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? तो भौतिक परिवर्तन में जो है सिर्फ आकार या अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होगा। बर्फ का पानी में बदलना क्या है? तो भाई ये तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का गुण नहीं बदलता है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। हाँ, दूध का दही में बदलना अगर पूछा जाए तो ये कैसा है बाबू रे? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध का गुण दही के गुण से पूर्णतः भिन्न है। मोम का पिघलना, देखिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोमबत्ती का जलना दोनों है, भौतिक और रासायनिक, लेकिन अगर मोम का जलना पूछा जाए या पिघलना पूछा जाए तो यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में बनता है नया पदार्थ बनेगा जिसके गुण अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होंगे। भोजन का पचना बाबू रे कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? पहला है लकड़ी का जलना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना भी रासायनिक है। तो नमक का पानी में घुलना, यह है भौतिक परिवर्तन। अगला, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना।
अगला है रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा दर्शाने को। तो हमने बोला था कि जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक फार्मूला के जरिए हम लोग दिखाते हैं, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर। ठीक है, अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर। ये अगला क्वेश्चन में आ ही गया कि उत्पादों को किस ओर लिखा जाता है? तो दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में प्लस जो डालते हैं, जैसे हम लोग डालते हैं ना जी, C+O2 फॉर्म्स CO2, तो इस प्लस का क्या अर्थ है? तो इस प्लस का अर्थ है तथा। ठीक है, और इस एरो का क्या अर्थ है? तो इस एरो का अर्थ है बनाता है। आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीर का निशान का मतलब है बनाता है। अगला Mg+O2 बनाता है MgO में। Mg क्या है? तो भाई हम लोग जान रहे हैं Mg क्या है बाबू रे? अभिकारक है। अब देखो H2+O2 H2O में उत्पाद कौन है? तो उत्पाद कौन है? H2O उत्पाद है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों होना चाहिए? क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित? ताकि जो अभिकारक का द्रव्यमान हो, अभिकारक का द्रव्यमान वो बराबर हो किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। उत्पाद का द्रव्यमान के बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसीलिए हम लोग उसे बैलेंस करते हैं। संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब दिया है H2+Cl2 बनाता है 2HCl। ये किस प्रकार का समीकरण है बाबू रे? संतुलित समीकरण है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा है? तो यह अपघटन या वियोजन या विखंडन अभिक्रिया है। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। H2+O2 जुड़ करके बना रहा है H2O में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बाईं ओर कितनी है? तो बाईं ओर कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं बाबू रे? 2 ठो। Fe+S, FeS में उत्पाद है, तो उत्पाद कौन होगा यहाँ पर? FeS हो जाएगा। 2H2+O2 2H2 में H2 का गुणांक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर H2 का गुणांक देखेंगे तो H2 का गुणांक कितना है? 2। नेक्स्ट पूछा जा रहा है Na+Cl2 बना रहा है NaCl को संतुलित करने पर Na का गुणांक होगा। तो चलो हम लोग संतुलित कर ही लेते हैं। यहाँ है Na+Cl2 बना रहा है NaCl। तो हमारे पास Na एक है, इधर भी एक ही है। क्लोरीन इधर एक है, इधर 2 है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो 2 लगाएंगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम अब 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो Na का गुणांक क्या हो गया? 2। संतुलित समीकरण का कुल द्रव्यमान रहता है। तो संतुलित समीकरण का कुल द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, अगला CH4 यानी मीथेन +2O2 कार्बन डाइऑक्साइड +2H2O में ऑक्सीजन परमाणु उत्पाद पक्ष में है। तो ऑक्सीजन परमाणु उत्पाद में यहाँ 2 है और 2 ठो यहाँ है, टोटल 4 है। पानी का जमना है, तो पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ही तो पहले भी बता चुके हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बनने का संकेत है। तो नया पदार्थ जब भी बनेगा मतलब कि कौन सा परिवर्तन होगा बाबू रे? नया पदार्थ बनने का सीधा सीधा मतलब है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यानी केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज जब भी होगा तो रंग बदलेगा, गैस निकलेगा, अपक्षेप बन सकता है, यानी सब कुछ हो सकता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। में ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन है अभिकारक। संतुलित समीकरण का उदाहरण क्या? ये देखो तो H2+O2 H2O बन जाएगा। तो देखो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 ही है। तो ये तो बाबू रे असंतुलित है, यानी अनबैलेंस्ड है। चलो दूसरा को देखते हैं। 2H2 हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो ये हो गया तुम्हारा संतुलित यानी बैलेंस्ड। यह है तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो इसका तो उत्तर बी ही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है चूने के पानी में। अब ये चूना का पानी क्या है रे बाबू?
तो चूना का पानी है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक समीकरण में G का अर्थ क्या होता है, तो हमने बताया है G S लिखा रहे मतलब सॉलिड, G लिखा रहे मतलब गैस, उसके बाद L लिखा रहे मतलब लिक्विड यानी द्रव। इसका मतलब समझ ही रहे हो, सॉलिड मतलब ठोस। ये तो खैर गैस हिंदी में भी अंग्रेजी में भी इसका मतलब द्रव। और AQ लिखा रहे मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं जलीय विलयन। तो कह रहा है G का अर्थ गैस, L का अर्थ बता ही दिया लिक्विड यानी द्रव। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है S का क्या अर्थ है बाबू रे, तो S का अर्थ है ठोस यानी सॉलिड। AQ का अर्थ जलीय विलयन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। और आगे बढ़ते हैं Mg+O2 MgO को संतुलित करने पर समीकरण होगा। चलो संतुलित कर लेते हैं तभी ना पता चलेगा। Mg+O2 इट फॉर्म्स MgO, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, चलो यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2Mg+O2 फॉर्म्स 2MgO। बी वाला ऑप्शन सही है। लकड़ी का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन है बाबू रे, चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। लोहे का पिघलना भौतिक परिवर्तन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन में निकलने वाली गैस, तो निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। चलो, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः होता है तो यह अपरिवर्ती होता है। देखो जैसे बर्फ को पिघला के तुम जल बना सकते हो, तो पुनः जल को जमा करके बर्फ बना सकते हो। ये हो गया परिवर्ती यानी प्रतिवर्ती कह लो, ठीक है। यानी ठोस मत से अगर जल बना यानी बर्फ से अगर जल बना तो जल से बर्फ भी बन सकता है। और ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। अगर कागज़ को जला के तुमने राख बना लिया तो राख से पुनः कागज़ नहीं बना सकते हो। तो रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्ती होता है यानी अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है। 2H2O टूट के बना रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। तुम उसे वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हो और इसी को इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, वियोजित हो रहा है। निम्नलिखित में कौन संक्षारित नहीं होता है, कौन संक्षारित नहीं होता है, तो लोहा। अच्छा, लोहा तो संक्षारित होगा ही, तांबा भी होगा, चांदी भी होगा। सोना संक्षारित नहीं होता, सोना पर कभी भी जंग नहीं लगेगा, वो समय के साथ कमज़ोर भी नहीं होता। वायुरुद्ध डिब्बों में खाद्य पदार्थ को रखने का हमने बताया था, एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन उसमें ना आए, ऑक्सीकरण ना हो उसमें और विकृत गंधिता उसमें ना हो पाए। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है, केवल आकार या अवस्था। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना बाबू रे रासायनिक परिवर्तन, दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना भी रासायनिक, C नंबर हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना जो है वह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा दर्शाने को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रतीक द्वारा दिखाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो साइंस का चैप्टर 1 था उसके हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने ही कक्षा में पढ़ने वाले दूसरे विद्यालयों के छात्र के साथ भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं तथा इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।